20 फरवरी 2026 बांदा डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जज प्रदीप कुमार मिश्रा हाथ में एक 163 पेज का प्रोडिक्ट लिए बैठे थे। कोर्ट रूम में खामोशी थी और फिर वो दो शब्द जो इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। The accused is found guilty. लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसके लिए हमें जानना होगा। 16 नवंबर 2020 को, जिस दिन सीबीआई के ऑफिसर्स एक सरकारी कॉलोनी में पहुंचते हैं, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। वहां एक ऑर्डिनरी सा घर था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, एक सरकारी इंजीनियर का घर, राम भवन। लोग उसे इंजीनियर साहब कहते थे, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक जूनियर इंजीनियर था। इसके साथ ही इसकी वाइफ थी, दुर्गावती। इनके लिए लोगों की राय काफी अलग थी। लोग कहते थे कि ये सीधे साधे ईमानदार लोग हैं। बच्चे उन्हें सेंटा क्लॉज अंकल कहते थे, क्योंकि वो बच्चों को चॉकलेट दिया करते थे, उन्हें अपने फोन में वीडियो गेम्स खेलने दिया करते थे। लेकिन जब सीबीआई ने उस घर का दरवाजा खोला, तो घर से 8 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स और करीबन 8.5 लाख रुपए कैश मिले, और साथ ही 33 विक्टिम के 2 लाख से भी ज्यादा सेक्स वीडियोस फाइल्स मिली, जिसे देखकर सीबीआई ऑफिसर्स का खून ठंडा पड़ गया। 47 कंट्रीज के साथ कनेक्शन। लोगों ने इसे दूसरा जेफरी एप्स्टीन ऑफ इंडिया कहने लगे थे, क्योंकि सारे वीडियो फाइल्स बच्चों के थे, जिसमें मेनली 3 से 12 साल की लड़कियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा, ये इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस शैतान की पूरी हिस्ट्री और गिरफ्तार होने तक की पूरी कहानी को डीपली समझते हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा शहर, जहां लोग सुबह उठते हैं, खेतों में काम करते हैं, बच्चों को घर के बाहर खेलने देते हैं, एक नॉर्मल और सेफ जिंदगी। लेकिन इस शहर में एक आदमी रहता था, एक ऐसा आदमी जिसे लोग जानते थे, उसकी इज्जत करते थे और बहुत भरोसा किया करते थे। वो एक सरकारी इंजीनियर था। एक सरकारी कॉलोनी में उसका एक घर था, उसकी एक बीवी थी, एक छोटी फैमिली। लोग उसे इंजीनियर साहब कहा करते थे। बच्चे उसे चॉकलेट देने वाले अंकल, सेंटा क्लॉज के रूप में मानते थे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अपनी सख्त धूप, सूखी जमीन और मेहनत कश लोगों के लिए जाना जाता है। बांदा और चित्रकूट, यहाँ के लोग ज्यादातर खेती और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। सुबह उठते हैं, खेत जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। गरीबी है, मुश्किलें हैं, लेकिन लोग मेहनत से जीते हैं, इज्जत से जीते हैं। और इन मेहनत कश घर वालों के वो छोटे बच्चे, जिनकी उम्र महज 3 साल से 12 साल के बीच थी, वो इस कहानी के असली हीरोज हैं, विक्टिम्स हैं। दोस्तों, इन बच्चों का नाम पब्लिकली नहीं आया, क्योंकि ये एक पॉक्सो केस है। विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि 33 बच्चे थे, मोस्टली लड़की थी, जिनकी एज महज 3 से 12 साल के बीच थी। ये सब के सब एक ही इलाके से थे और गरीब परिवार से थे। इनके माँ बाप दिन भर खेत में काम किया करते थे, घर पे कोई नहीं होता था, बच्चे दिन भर बाहर खेला करते थे, मोहल्ले में घूमते थे। दोस्तों, ये तो कहानी थी 33 विक्टिम्स की। अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो इस जघन्य अपराध के पीछे था। राम भवन, जिसकी उम्र 50 साल थी। वो उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक जूनियर इंजीनियर था। पढ़ा लिखा आदमी था, इंजीनियरिंग की डिग्री थी, टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ। बाकी इंजीनियर्स की तरह ऑफिस जाता था, फाइल्स पे काम करता था, सरकारी काम निभाता था। घर में बीवी थी, दुर्गावती। एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये सब एक मुखौटा था। अंदर से राम भवन कुछ और ही था। बच्चों के लिए राम भवन कोई अनजान आदमी नहीं था। मोहल्ले का वो एक जाना माना चेहरा था। सरकारी नौकरी, ठीक ठाक घर, डिसेंट क्लॉथ्स। वो बच्चों को चॉकलेट्स देता था, टॉफी देता था, मोबाइल पर गेम्स दिखाता था। उन दिनों हाई इन मोबाइल गेम्स खेलना एक छोटे गांव के बच्चे के लिए किसी सपने से कम नहीं था। पर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई? एक पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति आखिर इस घिनौने रास्ते पर कैसे चल पड़ा? 2010 यही वो साल था जब राम भवन ने इस जघन्य अपराध की शुरुआत की। उसने सोच समझकर प्लान किया था, एक इंडस्ट्रियल माइंडसेट के साथ। वो सिर्फ एक बार की गलती नहीं थी, वो एक बिजनेस मॉडल था, ये एक पाइपलाइन था। और इस अपराध में उसने अपनी पत्नी दुर्गावती को भी शामिल कर लिया। दोनों ने चित्रकूट और बांदा में रूम को रेंट पर ले रखा था, जो कि अपने असली घर से बहुत ही दूर था। वो एक अलग जगह था ताकि कोई आदमी
उस पर शक न कर सके। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर उन कमरों में क्या क्या होता था, क्या रखा रहता था। उस कमरे में 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक ट्राइपॉड और बच्चों के खिलौने थे, ताकि बच्चे आराम से उस कमरे में रहे, खेलते रहे, जबकि राम भवन अपना काम करता रहे। दोस्तों राम भवन ने बहुत ही चालाकी से अपनी सरकारी आइडेंटिटी को यूज की। गरीब माँ बाप को लगता था इंजीनियर साहब हैं, इज्जतदार आदमी हैं, वो कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। वो लोग जानते भी थे कि इंजीनियर साहब पैसा देते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, और यही जीता हुआ भरोसा राम भवन का सबसे बड़ा हथियार था। लोगों का अंधा भरोसा। उसने अपना ये अपराध किसी अनजान गली में नहीं किया, उसने अपनी इज्जत, अपनी नौकरी और अपनी पहचान की आड़ में किया। दोस्तों 2010 से 2020 तक 10 सालों का ये धागा जो लगातार खींचता चला गया, एक के बाद एक 33 बच्चे, ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक क्राइम था। राम भवन का ये क्राइम मेथड बहुत ही कैलकुलेटेड था। सबसे पहले वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता था। पहले बच्चों से दोस्ती करता था, उन्हें चॉकलेट्स देता था, मोबाइल गेम्स दिखाता था और उन्हें स्पेशल फील करवाता था। उनके पेरेंट्स के सामने एक केयरिंग इमेज बनाने की कोशिश करता था। दूसरा स्टेप था उसका लालच देना। वहाँ और ज्यादा चॉकलेट्स हैं, वहाँ प्राइवेसी है, तुम्हें वहाँ कोई तंग नहीं करेगा। बच्चों को उस रेंटेड रूम में बुलाता था, वहाँ और अच्छे गेम्स हैं, ऐसा कहकर वो उन्हें कमरे में ले जाता था। तीसरा स्टेप होता था अब्यूज एंड रिकॉर्डिंग। जब बच्चा मोबाइल पर गेम में बिजी होता था, राम भवन अपना काम करता था, रिकॉर्ड करता था। चौथा और सबसे लास्ट स्टेप होता था ब्लैकमेलिंग, बच्चों को डराना। वो बच्चों से कहता है, अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो पूरे गांव में दिखा दूंगा, तेरे माँ बाप को पता चल जाएगा, लोग तुझसे बात करना बंद कर देंगे। दोस्तों ये फोर्थ स्टेप बहुत ही जहरीला हिस्सा है। एक 5 से 6 साल की बच्ची, डरी हुई, शर्मिंदगी से झुकी हुई और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड। वो किसी को कुछ बता नहीं सकती, किसी को कुछ बोल नहीं सकती, और इसी ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से 33 के 33 बच्चे 10 सालों तक किसी से कुछ भी नहीं कहते। इस जघन्य अपराध करने के बाद राम भवन यही नहीं रुकता दोस्तों, वो इन रिकॉर्डेड वीडियोस को डार्क वेब पर बेच देता था। डार्क वेब दोस्तों इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मली ब्राउजर्स में नहीं दिखता, जहां इलीगल एक्टिविटीज की जाती है, जहां अपनी आइडेंटिटी छुपा करके क्राइम किया जाता है। राम भवन इन रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस को डार्क वेब पे अपलोड कर दिया करता था, और इसने दुनिया के 47 कंट्रीज में अपने कस्टमर्स बना रखे थे। 47 कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, एशिया, कहीं से भी लोग ये इन वीडियोस को खरीद रहे थे, और इनका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की जा रही थी, जिसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक जूनियर इंजीनियर की सरकारी सैलरी से वो खुश नहीं था, और इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। जब सीबीआई ने घर पर रेड मारी तो घर से 8 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, और ये तो सिर्फ वो अमाउंट था दोस्तों जो घर पे बचा हुआ था। असली कमाई तो बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी मिटाए नहीं जा सकते, और यहाँ ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है। राम भवन बहुत ही होशियारी से वीडियो को सीलिंग करने का काम कर रहा था। वीपीएन यूज करता था, इनक्रिप्टेड नेटवर्क यूज करता था, और अपने लोकेशन को छुपाने की पुरजोर कोशिश करता था। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में एक चीज होती है, फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट्स आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है, कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है। 2020 के शुरुआती दिनों में इंटरपोल के सर्वर पर अनयूजुअल स्पाइक दिखे। डार्क वेब पर चाइल्ड अब्यूज मटेरियल का ट्रैफिक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंटरपोल के एनालिस्ट ने आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करना शुरू कर दिया, और वो आईपी एड्रेसेस इंडिया के बांदा और चित्रकूट इलाके की तरफ इशारा कर रहे थे। इंटरपोल ने तुरंत ये जानकारी इंडिया के सीबीआई के साथ शेयर की। सीबीआई हरकत में आए, एक स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम सेल बनाई गई। 31 अक्टूबर 2020 को पहले एफआईआर रजिस्टर की गई। दोस्तों सीबीआई ने ये केस बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ट्रैप एंड ट्रेस मेथोडोलॉजी यूज की गई, एक एक स्टेप ट्रेस किया जाता है। सीबीआई ने वीडियोस का EXIF मेटा डेटा एग्जामिन करना शुरू कर दिया। EXIF मतलब वो हिडन डेटा जो हर फोटो और वीडियो में होता है, जैसे फोटो या वीडियो कब ली गई, कहाँ ली गई और किस डिवाइस से ली गई। उन्होंने अपलोडेड टाइम स्टैम्प्स देखा, लोकल इंटरनेट लॉग्स चेक किए गए, और वीपीएन के बावजूद टाइम स्टैम्प्स को क्रॉस रेफरेंस करके राम भवन की लोकेशन को पिन पॉइंट कर लिया गया। शुरुआत में सीबीआई को लगा कि ये कोई बड़ा इंटरनेशनल गैंग होगा, लेकिन जब फाइनल लोकेशन ट्रेस हुई तो वो एक सरकारी कॉलोनी के एक सरकारी इंजीनियर का घर था। सीबीआई शॉक्ड रह गए। तो दोस्तों अब तक आपने ये समझा कि आखिर
राम भवन करता क्या था, उसके कनेक्शन किस तरह से 47 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए थे और वो कितना जघन्य अपराध कर रहा था, सेक्स वीडियोस को वो किस तरीके से डार्क वेब पर बेच रहा था और किस तरीके से सीबीआई ने उसके लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अब बात करते हैं उसके अरेस्टिंग के बारे में। 17 नवंबर 2020 सीबीआई की टीम राम भवन के घर पहुंच जाती है, दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और जो मिला वो एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को भी हिला देने के लिए काफी था। 2 लाख से ज्यादा इलीगल फाइल्स मिलती हैं, 12 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स और 8 लाख रुपए नगद पैसा मिलता है। और वो रेंटेड रूम जो चित्रकूट में थी, वहां भी सीबीआई की रेड हुई, वहां से भी काफी सारा एविडेंस मिला। राम भवन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुर्गावती जो राम भवन की पत्नी थी, सीबीआई ने उसे भी गिरफ्तार किया क्योंकि वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। उसने न सिर्फ अपने पति का साथ दिया बल्कि विटनेसेस को भी डराया था। और जब सीबीआई की रेड की खबर फैल रही थी तो उसने सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। फरवरी 2026 में बांदा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा के सामने ये केस आया। कोर्ट ने एक एक सबूत देखा, विक्टिम्स के स्टेटमेंट सुने, सीबीआई की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ी, इंटरपोल के डेटा का जायजा लिया। जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा, ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, ये 33 बच्चों की आत्मा की हत्या है, यानी डेथ ऑफ सोल। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि जज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, डेथ ऑफ सोल। किसी की जान नहीं ली, लेकिन उनकी मासूमियत जो एक बार चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा। ये वो कैटेगरी होती है दोस्तों जिसमें कोर्ट डेथ पेनल्टी के बारे में सोचती है। राम भवन और दुर्गावती दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है और हर एक विक्टिम को 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की घोषणा की जाती है। 33 विक्टिम्स और 33 फैमिलीज। विक्टिम्स और उनके फैमिलीज जो ट्रॉमा से गुजरे थे, उसे ये पैसा भर तो नहीं सकता, लेकिन कोर्ट ने कोशिश जरूर की। दोस्तों, ये फैसला इंडिया के लीगल हिस्ट्री में एक बड़ा ही माइलस्टोन था। इसलिए नहीं कि ये सजा बड़ी थी, इसलिए क्योंकि इंडिया में पहली बार बिना किसी मर्डर के सिर्फ डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन और बच्चों के साथ हुई दरिंदगी के लिए दोनों इंसान को मौत की सजा सुनाई गई। ये कोर्ट का एक क्लियर मैसेज था, डिजिटल क्राइम फिजिकल क्राइम जितना ही सीरियस है और हम इसे उसी सिवियरिटी के साथ ट्रीट करेंगे। दोस्तों, बांदा के इस केस को समराइज करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक एक लेयर को उतारने पर कहानी और भी गहरी होती जाती है। राम भवन एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सरकारी इंजीनियर, एक इज्जतदार नौकरी और उसके पीछे छिपा एक मासूम सा चेहरा और इसके अंदर छुपा एक ऐसा दिमाग जिसने 10 सालों में करीबन 33 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और दुनिया के 47 देशों में अपना नेटवर्क बिछा रखा था। इस केस में सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई ऐसे कारण थे जिसके चलते राम भवन ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पहला था वो ट्रस्ट का गलत फायदा उठाना। राम भवन ने अपनी सरकारी नौकरी की आइडेंटिटी और मोहल्ले की इज्जत का इस्तेमाल किया। गांव के गरीब माँ बाप उस पर कभी शक ही नहीं कर पाए। दूसरा था दोस्तों गांव की मजबूरी। बुंदेलखंड के वो माँ बाप जो दिन भर खेत में मजदूरी किया करते थे, बच्चों पे नजर रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था और राम भवन ने यही गैप एक्सप्लॉइट कर दिया। तीसरा था दोस्तों टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना। वीपीएन, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी, ये सब टूल्स हैं और राम भवन ने इन्हीं टूल्स को बहुत ही शैतानी तरीके से इस्तेमाल किया। चौथा है दोस्तों 10 साल की चुप्पी, ट्रॉमा बॉन्ड और बच्चों का डर। 33 के 33 बच्चे 10 सालों तक खामोश रहे क्योंकि उन्हें डराया गया था कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो उनकी इज्जत गांव में खत्म कर दी जाएगी। और पांचवा था दोस्तों सिस्टम की ताकत। इंटरपोल और सीबीआई दोनों ने एक एक फुटप्रिंट को ट्रेस करके इस केस को एक्सपोज कर दिया। इस केस की सबसे बड़ी आयरनी यह है दोस्तों कि राम भवन एक सरकारी इंजीनियर था, उसकी एक स्टेबल नौकरी थी, एक अच्छा घर था, एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन वो इस नौकरी से खुश नहीं था। उसे और पैसों की जरूरत थी और इसी पैसे के चलते उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। उसने सोचा कि बच्चों की मासूमियत को बेचकर वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लेगा और उसने कमाया भी, लेकिन उसका अंजाम हुआ मौत की सजा। और जिन्हें उसने बर्बाद किया वो 33 बच्चे, उनकी जिंदगी की खुशी कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। ये सीख सिर्फ राम भवन की एक कहानी नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी एक सीख है। अपने बच्चों से खुल के बात कीजिए, उन्हें बताइए कि कोई भी चीज, डर या शर्म उन्हें उनके पास आने से नहीं रोक रही है। वो आए और खुलकर बात करें। इस केस से बच्चों को भी सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी, चाहे वो कितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, चाहे वो अंकल हो या वो आपके टीचर हो, वो आपके साथ ऐसा करे जो आपको गलत लगता है, तो अपने माँ बाप को जरूर बताएं। कोई भी ऐसा डर आपको रोकने नहीं देना चाहिए। इस केस से अन्य गवर्नमेंट को भी एक सीख मिलती है
इस केस का फैसला एक अच्छा कदम था, लेकिन डार्क वेब पर सर्विलांसेस, क्रिप्टोकरेंसीज की ट्रैकिंग और डिजिटल क्राइम्स के लिए फास्टर जस्टिस होना, ये सब और भी स्ट्रांग होना चाहिए। और 33 बच्चे जो कि महज 3 से 12 साल के बीच थे, उनका कोई भी नाम इस केस में रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं दिया, कोर्ट ने उन्हें एक मैसेज भी दिया। वो कहती हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, और इस केस का कानून हमेशा तुम्हारे साथ है। राम भवन जैसे इंसान हमेशा ये याद दिलाते हैं कि शैतान हमेशा अंधेरे में ही नहीं होते, कभी कभी वो सरकारी फाइल्स और इज्जतदार लोगों के बीच होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल क्राइम्स के लिए मौत की सजा सही थी, या हमें टेक्नोलॉजी में और भी सख्त कानून लाने चाहिए ताकि इस तरीके के जघन्य अपराध को रोका जा सके? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।